मुझे एक बार ये बता देना कि बीएससी स्टूडेंट हो, जीएनएम हो, जो है सिर्फ जीएनएम वाले बच्चे हैं या कौन से हैं, ठीक है? एक बार सिर्फ स्पेसिफाई कर देना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ किसकी, वाइटल साइन की, है ना? तो जो हमारा वाइटल साइन होता है, देखिए साइन हमेशा ध्यान रखना। और वाइटल की अगर वाइटल की मैं बात करती हूँ तो वाइटल होते हैं हमारे ऐसे हमारी बॉडी के अंदर इसेंशियल, जो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं। क्रूशियल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि भाई इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, या हमारे लिए ये इतने इंपॉर्टेंट है, हमारे जीने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं यहाँ पे साइन की बात करती हूँ तो साइन में होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव, है ना? अगर एक्चुअली में जब भी हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो हॉस्पिटल में हम क्या करते हैं जाके, हॉस्पिटल में हम यहाँ पे बीएससी, ओके नीरज, हॉस्पिटल में जाके आप लोग क्या करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेते हो। तो जब भी हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं किसके, पेशेंट के रिगार्डिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगे, या तो वो सब्जेक्टिव होगी या फिर वो ऑब्जेक्टिव होगी। तो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव डाटा में किसके बारे में बोल रही हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव डाटा होगी, ऑब्जेक्टिव डाटा हमारे जो हेल्थ केयर होंगे, हेल्थ केयर टीम होगी, हमारे डॉक्टर नर्सिस, है ना, सारे के सारे पैरामेडिकल स्टाफ, सब के सब जो जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं पेशेंट से, वो हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। एंड सब्जेक्टिव जो हमारा पेशेंट हमें बताता है कि मुझे ये चीज़, ये प्रॉब्लम थी यहाँ पे। वेरी गुड, अभी नीरज ने बहुत ही शानदार आंसर दिया है कि वाइटल साइन इंडिकेट वाइटल ऑर्गन। बिल्कुल, ये जो हमारे वाइटल साइन होते हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारे वाइटल ऑर्गन से। और ये जो वाइटल, अगर आपके इन वाइटल ऑर्गन के अंदर अगर हल्का सा भी डेविएशन आता है, मान लो मेरा जो है ब्रेन क्या है, वाइटल ऑर्गन है। अब मेरा जो ब्रेन है वो हमारे वाइटल ऑर्गन क्यों है, क्योंकि ये हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसीलिए हम अपने ब्रेन को क्या बोलते हैं, यानी कि हाइपोथैलेमस जिसको हम बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस हमारा थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है। अब आप सोचो कि अगर हमारे, राम राम बेटा, सुसामना, ओके, राम राम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर हल्का सा भी डेविएशन, अगर आपके वाइटल ऑर्गन में आता है तो सीधा वो किस पे इफेक्ट डालता है, आपके वाइटल साइन पे। यानी कि अगर आपके टेम्परेचर में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, मान लो आज मेरे को फीवर आ गया, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, वो ये इंडिकेट करेगा कि हमारे वाइटल ऑर्गन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सेम ऐसे ही पल्स, हमारी रेस्पिरेशन, हमारा बीपी, और हमारा जो 5th स्टैंडर्ड वाइटल साइन, दैट इज पेन, ठीक है। तो ये सारे के सारे वाइटल साइन जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं आपके वाइटल ऑर्गन के साथ। तो मैं यहाँ पे बात करी थी ऑब्जेक्टिव डाटा की और हमारे सब्जेक्टिव डाटा की। तो सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट खुद बताता है। अब ये जो साइन है, अब देखो ये जो साइन है, ये वाइटल साइन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, यहाँ पे साइन बोला, ठीक है। तो जब भी हम वाइटल साइन की बात करते हैं तो वाइटल साइन हमारी बॉडी है ना, हमारी जो बॉडी है उसके, हमारी बॉडी की जो हमारी फिजियोलॉजी है, और बॉडी की जो हमारी साइकोलॉजी है, ठीक है, बॉडी की जो हमारी साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली इंफॉर्मेशन है, ठीक है, फिजियोलॉजिकली जो हमारी इंफॉर्मेशन है ना, वो प्रोवाइड करवाते हैं कौन, वाइटल साइन। यानी कि मेरी अगर बॉडी में कोई फिजियोलॉजिकल अगर कोई चेंज आया है या कोई साइकोलॉजिकल चेंज आया है, तो ये वाइटल ऑर्गन ही हमें बताते हैं कि ऐसा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन देते हैं हमारी बॉडी के रिगार्डिंग। समझ में आ गया? अब सबको पता है हमारे वाइटल साइन टेम्परेचर होता है ना। अगर मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देती हूँ जल्दी जल्दी से कि हमारा जो है सबसे पहला टेम्परेचर की अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात करती हूँ तो दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या आप इसको 37 डिग्री सेल्सियस भी हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पल्स की बात करती हूँ तो नॉर्मल पल्स हमारी कितनी होती है, दैट इज 6200 बीट्स पर मिनट, है ना। ये नॉर्मल वाइटल साइंस है जो हमें सबको पता भी है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ किसी को पता नहीं है, सबको यहाँ पे पता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं बोलूँ रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो रेस्पिरेशन ये हमारे एडल्ट के हैं, बच्चों के नहीं है, ठीक है। रेस्पिरेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो रेस्पिरेशन हमारी लगभग 16 से 20 होती है, ठीक है, ब्रीथ पर मिनट। और अगर मैं नॉर्मल, अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो ये तो सबको पता है, दैट इज 120 to 80 mm ऑफ Hg। और 5th स्टैंडर्ड वाइटल साइंस हमारा क्या होता है, पेन होता है, ठीक है। बाकी अगर आप आईसीयू में जाओगे तो वहाँ पे पिपिलरी रिएक्शन भी आता है, जीसीएस भी हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अगर ट्रोमेटिक कोई पेशेंट है तो हम वहाँ पे भी हमारा जो है कॉन्शियसनेस भी हम चेक करते हैं, वो हमारा आईसीयू से रिलेटेड। इमरजेंसी या आईसीयू में जाते हैं तो वहाँ पे 5th जो वाइटल साइन होता है वो हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बात कर ली, बिल्कुल 12 से 16, 16 से 20 तक हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर रेस्पिरेशन को हम 12 से 20 भी मान लेते हैं, ठीक है, 12 से 20। लेकिन अगर कई बार एग्जाम में जो है, अब जो बहुत मेरे टाइम के पहले एग्जाम होते थे ना, उस टाइम पे कहीं हम 12 भी दे देते थे, कहीं 16 भी देते थे। आजकल जो है एग्जामिनर ज़्यादातर 16 पे ज़्यादा मतलब जो है ठीक कर रहा है, मतलब मान रहा है कि 16 जो है वो हमारा एक्यूरेट है, ठीक है।
हमने किसकी बात कर ली, हमने वाइटल साइंस की हमने यहाँ पे बात कर ली। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे नॉर्मल बेसिक्स वाइटल साइन है जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं एक बार क्वेश्चन के ऊपर। और मैं अभी यहाँ पे ये बात नहीं कर रही हूँ कि जो है हाइपोथर्मिया किसको कहेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस हैं इस पे सारे के सारे। चलिए अब ये देखो, ये हमारी अलग अलग साइट होती है टेम्परेचर की। हम ओरली भी ले सकते हैं, एक्सिलरी ले सकते हैं, टिम्पैनिक ले सकते हैं और रेक्टल ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग साइट है हमारे किसकी, टेम्परेचर असेसमेंट की। तो अगर सबसे पहले ये पूछे कि मोस्ट, देखो क्या 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 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। खुशबू ने बोला यस मैम। तो यहाँ पे हमारी क्या चीज बन सकती है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि मोस्ट रिलायबल कौन सा है, मोस्ट रिलायबल है आपका रेक्टल। मोस्ट कन्वीनियंट कौन सा होता है, एक्सिलरी मेथड। ठीक है, मोस्ट कन्वीनियंट कौन सा होता है, एक्सिलरी मेथड। और साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है, जो बच्चे होते हैं ना, चिल्ड्रन के अंदर हम सबसे जो है फ्रीक्वेंटली यूज, जो हम मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं ना, वो हम कौन सा यूज करते हैं, एक्सिलरी मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं। बाकी आपका टिम्पैनिक भी होता है। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जो हम यहाँ पे लेते हैं, एक बार इमेज यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मोस्ट कॉमन साइट है किसकी, टेम्परेचर असेसमेंट की। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब भी हम किसकी बात करते हैं, जब भी हम यहाँ पे ओरल टेम्परेचर की बात करते हैं जिसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6, ठीक है, और आपके रेक्टल का होता है 37.5 या 99.6, ठीक है, और हमारे एक्सिलरी का होता है 97.7 या फिर हमारा 36.5। तो ये हमारे अलग अलग साइट है। बस आपको रेक्टल में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो थर्मामीटर इंसर्शन करना है, ठीक है, जो हमें यहाँ पे थर्मामीटर इंसर्शन करना है वो उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो एडल्ट के अंदर हम लगभग 1 to 1.5 इंच यूज करते हैं और बच्चों के अंदर हम लगभग 0.5 to 1 इंच करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी हम यहाँ पे रेक्टल टेम्परेचर लेने जा रहे हैं तो हमेशा रेक्टल थर्मामीटर को हमेशा क्या करना होता है, हमें लुब्रिकेट करना होता है। किससे, हमारे वाटर सोल्यूबल जेली से। ठीक है, तो अगर आप मान लो, मैम एक बात बोलना पड़ेगा आपके लिए, पढ़ते और समझा, थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, किसके बारे में, आपको इमेज शायद अब क्लियर नहीं होगी लेकिन मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि रेक्टल थर्मामीटर के अंदर हमेशा हमें क्या यूज करना है, लुब्रिकेट जेली हमें यूज करनी है हमेशा। ठीक है, लुब्रिकेट जेली हमेशा यूज करनी है। और कौन सी पोजीशन में हम रेक्टल थर्मामीटर से टेम्परेचर असेसमेंट करते हैं, तो यहाँ पे आप लेटरल भी बोल सकते हो और सिम्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सिम्स पोजीशन भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं और लेटरल पोजीशन भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पोजीशन में हम क्या करते हैं, इन दोनों पोजीशन में हम रेक्टल थर्मामीटर से हम क्या लेते हैं, टेम्परेचर असेसमेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे हमारे थर्मामीटर के पार्ट्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से हमारे स्पेशली ग्लास मर्क्यूरी थर्मामीटर के। वैसे तो बहुत सारे हमारे टाइप होते हैं, हमारा ग्लास मर्क्यूरी थर्मामीटर होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है, हमारा लोशन थर्मामीटर होता है, डिस्पोजेबल पेपर का थर्मामीटर होता है ना, अलग अलग टाइप के थर्मामीटर होते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा ग्लास मर्क्यूरी थर्मामीटर के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ, एक बार इमेज क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको यहाँ पे क्या पता चल जाए, हमें पता चल जाए। ठीक है, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर की अगर मैं सबसे पहले ग्लास मर्क्यूरी थर्मामीटर की बात करती हूँ। एक्चुअल में जो आपका ग्लास मर्क्यूरी थर्मामीटर होता है ये भी दो टाइप का होता है। इसमें भी आपका एक ओरल आता है और एक रेक्टल थर्मामीटर आता है। ओरल हमेशा ध्यान रखना, ओरल हमेशा कैसा होता है, ओरल हमेशा लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, ओरल कैसा होता है, लॉन्ग होता है और सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, लेकिन आपका जो रेक्टल थर्मामीटर होता है ना, रेक्टल थर्मामीटर आपका कैसा होता है, शॉर्ट होता है और राउंड होता है। कैसा होता है, शॉर्ट होता है और राउंड होता है। अब देखिए, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपको इतना पार्ट तो क्या है, मर्क्यूरी बल्ब का है। ठीक है, और जो ये पीछे वाला जो ये पूरा पार्ट दिख रहा है ना, ये आपका स्टेम होता है, ये पूरा का पूरा स्टेम होता है। आपका जो बल्ब है ना, बल्ब के अंदर आपकी मर्क्यूरी होती है। ठीक है, पहले क्या थी, इसके अंदर मर्क्यूरी है। क्या है, इसके अंदर मर्क्यूरी है और ये हीट सेंसिटिव होती है, हाईली हीट सेंसिटिव होती है आपकी मरकरी, हाईली हीट सेंसिटिव। यानी कि अगर ये आपकी मरकरी थोड़े से भी टेम्परेचर के पास जाएगी ना, हल्के से भी टेम्परेचर के पास, तो ये राइज अप होना शुरू हो जाएगा। जितना टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा ये राइज अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका बल्ब और ये तो है आपका बल्ब और ये पूरा का पूरा है स्टेम। ठीक है, पता चल गया। बाकी जो है आपका बल्ब के अंदर आपकी रीडिंग्स होती हैं,
ठीक है, अलग अलग रीडिंग्स होती हैं। रीडिंग्स की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो इसमें जो रेंज होती है, इसमें हमारी रेंज होती है लगभग, जो थर्मामीटर की वो होती है लगभग 95 से 110, ठीक है, 95 से लगभग 110 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होती है, रेंज होती है, ठीक है। और अगर मैं सेल्सियस, अगर मैं उसकी बात करती हूँ तो ये लगभग होती है 35 से 43.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बॉडी के जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो हमारी कितनी होती है, 94 से 194 टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे किसकी बात की, हमने यहाँ पे थर्मामीटर देखा। थर्मामीटर में हमने देखा बल्ब होता है, बल्ब के अंदर मर्क्यूरी होती है, ये पूरा का पूरा आपका स्टेम है। स्टेम के अंदर आपकी रीडिंग्स मिलेंगी आप लोगों को। रीडिंग्स जो होती हैं इनकी मैंने बताया कितनी होती है, 95 से, ये जो मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है, 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 से 43.3 डिग्री सेल्सियस इसकी रीडिंग होती है। लेकिन हमारे जो बॉडी टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो लगभग 94 से 106 डिग्री तक हम अपनी बॉडी की रेंज यहाँ पे मानते हैं। अब क्लीन की बात आती है कि मान लो ये आपका बल्ब है और ये आपका पूरा का पूरा स्टेम है, ठीक है। तो जब भी आप किसी पेशेंट को यूज़ करने जा रहे हो तो हमेशा कैसे यूज़ करते हैं, बल्ब टू स्टेम, है ना। जब भी हम इसको क्लीन करेंगे बिफोर यूजिंग इट, तो यू कैन क्लीन दिस वे फ्रॉम बल्ब टू द स्टेम। लेकिन आफ्टर यूजिंग इट यू कैन क्लीन आपको, आप कैसे क्लीन करोगे इसको, स्टेम टू बल्ब, है ना, आफ्टर यूजिंग। तो आप अगर आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें भी भूल जाओ ना, तो आपको कैसे याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है BBS। क्या याद रखना है, BBS। अगर सब कुछ भूल जाओ ना तो ये याद रख लेना, बिफोर बल्ब, है ना, बिफोर यूजिंग, बिफोर बल्ब, बल्ब और स्टेम, ठीक है। तो बल्ब टू स्टेम हम इसको यूज करते हैं और आफ्टर यूजिंग स्टेम टू बल्ब करते हैं। इतना अगर आप याद रख लोगे, ठीक है, राधे राधे सपना बेटा, इतना अगर आप याद रख लोगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पे याद रह जाएंगी, ठीक है। तो फॉर्मूला के लिए हमेशा टेम्परेचर कन्वर्जन जो आपका फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9, है ना भाई। ये तो आपको रटना पड़ेगा, ये भी फॉर्मूला आप याद रखना। कई बार जो है क्वेश्चन आपको दे देता है कि बताओ 38 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो किसमें, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो आपको ये है जो फॉर्मूला है वो पुट करना पड़ेगा, या फ़ारेनहाइट की अगर यहाँ पे वैल्यू दे दी, जैसे कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे दी, तो इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, C इज इक्वल टू, यानी कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9, ठीक है। उल्टा करोगे, जब इसको सेल्सियस में निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F प्लस 32 आ जाएगा और 9/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप इसको कन्वर्जन करोगे, उल्टा करोगे, तो वहाँ पे प्लस में चला जाएगा, यानी कि C प्लस 32 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, C प्लस 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के बाद भी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। इस वाले टेम्परेचर पे आके जो है टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस किससे कन्वर्ट, अगर कन्वर्ट करोगे तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बाकी आपका टेम्पोरल आर्टरी का थर्मामीटर है, जो कि मैंने शायद आपको इमेज यहाँ पे होगी हमारे पास, ठीक है। ये आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का है। ये आपका ये जो इमेज दिख रही है ना, ये आपका डिस्पोजेबल है। ये क्या है आपका डिस्पोजेबल, जो है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल थर्मामीटर, ठीक है। क्या बोलोगे, डिस्पोजेबल थर्मामीटर। एक्चुअली इसमें क्या होते हैं, इसमें डॉट्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं। तो डॉट्स हमारा डिफाइन करता है कि कितना जो है यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। चले मैम भी, हाँ, स्टाफ नर्स के लिए क्लास देख सकते हैं, बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल स्टाफ नर्स के लिए भी और आपके CHO के एग्जाम के लिए भी, स्टेट के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उनके लिए है ये सारी क्लास, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, जितना आप पढ़ोगे उतना ही आप गेन करोगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपको इमेज दिख रही है ये आपका टिम्पैनिक का है। चलो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। टिम्पैनिक थर्मामीटर में यहाँ पे जो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना, ये होता है आपका लगभग 99 पॉइंट कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और इसका जो रीडिंग टाइम होता है ना, ये बहुत कम होता है। क्या होता है, रीडिंग टाइम इसका बहुत ही कम होता है, जो कितना होता है, 2 सेकंड का होता है, ठीक है। और ये आपका डिस्पोजेबल थर्मामीटर है, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, टाइम आता है, चेंज कर दो, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी है कि हमारे कौन कौन से टाइप के थर्मामीटर हैं, कौन कौन से। और लास्ट जो ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में तो सबको पता ही है, इसमें बैटरी डलती है, बैटरी से ये चार्ज होता है, ठीक है।
और बाकी जो है एक लोशन थर्मामीटर भी होता है। लास्ट एक क्या होता है आपका लोशन थर्मामीटर। तो जो लोशन थर्मामीटर होता है ना, ये आपका किसके लिए होता है, जो लिक्विड्स होते हैं ना हमारे, जितने भी लिक्विड्स हैं या वाटर है, उस टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को असेस करने के लिए हमारे पास लोशन थर्मामीटर होता है। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ये आपको टेम्पोरल मेथड का दिख रहा है। ठीक है, ये कौन सा दिख रहा है, टेम्पोरल का दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया है कि कौन कौन से थर्मामीटर यहाँ पे होते हैं। देखो यहाँ पे टेम्पोरल बोन है, ये वाला जो है हिस्सा आपके ब्रेन का, आपका जो होता है ना, उसमें हमारा कौन कौन सा होता है, ये पेराइटल है, पीछे वाला ऑसिपिटल है, ये आपका फ्रंटल है। ठीक है, और यहाँ पे टेम्पोरल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेम्पोरल आर्टरी यहाँ से पास होती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या ले पाते हैं, टेम्परेचर ले पाते हैं। ठीक है, टेम्पोरल मेथड से। तो ये आपका जो ग्राफ दिखा रखा है ना, ये आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन का है। ठीक है, ये आपका जो ग्राफ दिखा रखा है ये आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन का है। और ये वाला जो आपको ग्राफ दिखा रखा है ये आपका एक होती है आपकी बायोटोट रेस्पिरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अटैक्सिक रेस्पिरेशन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, कौन सी है आपकी, बायोट्स रेस्पिरेशन। तो बायोट्स रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, अटैक्सिक रेस्पिरेशन के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपकी क्या होती है, सबसे पहले हाइपर एपनिया होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हाइपर एपनिया हुआ, ज्यादा सांस लिया, फिर एपनिया आ गया। ठीक है, एपनिया आने के बाद फिर यहाँ पे वापिस से क्या हो जाएगा, हाइपर एपनिया हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोज आ जाएगा। तो इस तरीके का जो रेस्पिरेशन होता है, पहले बहुत लंबी लंबी सांस ली, फिर एपनिया आ गया, फिर हाइपर एपनिया आया, फिर यहाँ पे दिख नहीं रहा है मैम, ओके चलिए एक बार ये देख लीजिए, फिर अब दिख जाएगा। ठीक है, तो दोबारा क्या ड्रॉ करूं क्या मैं, तो यहाँ पे जो है ये वाला जो रेस्पिरेशन आपको दिख रहा है ना, ये आपको बायोटोट रेस्पिरेशन का दिख रहा है, जिसको हम अटैक्सिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। इसमें पीरियोडिक ब्रीदिंग होती है, हाइपरएपनिया होता है और न्यूरॉन डैमेज होते हैं। और कॉस्मल रेस्पिरेशन का मैंने आपको बता दिया है। कॉस्मल रेस्पिरेशन में आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से होता है, कीटोन्स अगर बन गए हैं, यूरेमिया हो गया है, सेप्सिस हो गया है, सैलिसाइक्लेट। सैलिसाइक्लेट कौन सी ड्रग होती है आपकी, एस्पिरिन ड्रग होती है। ठीक है, सैलिसाइक्लेट, एसिटाइल सैलिसाइक्लेट। और एल्डिहाइड और इस लैक्टिक एसिड की वजह से क्या क्या आता है, यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ बना है इसमें आपको रेट एंड डेप्थ जो है यहाँ पे इंक्रीज मिलेगी, रेट और डेप्थ है ना। यहाँ पे ये एक तो ये वाला इमेज देखो और एक ये वाला इमेज देखो। और लास्ट है आपकी काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। इसमें भी आपकी पीरियोडिक ब्रीदिंग होती है, साइक्लिक प्रोसेस होती है, जिसके अंदर आपको ग्रेजुअली इंक्रीज होएगी, फिर उसके बाद क्या जाएगा, एक पोज आ जाएगा, देन उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पे देखो, ये एपनिया आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे पता चल गया है कि हमारा जो है यहाँ पे कि कौन कौन से टाइप की हमारी रेस्पिरेशन होती है। मैंने आपको सारी रेस्पिरेशन आपको बता दी है। ठीक है, कौन सी रेस्पिरेशन कहाँ पे आपको मिलेगी। अगर मैं किसकी बात करती हूँ, पल्स की बात करती हूँ, तो पल्स आपकी क्या होती है, ऑल्टरनेटिव रिदमिक है ना, ऑल्टरनेटिव रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉइल होती है। क्या होती है, एक्सपेंशन एंड रिकॉइल। ठीक है, ये होती है। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ये है कि पल्स क्या है, पल्स आपका ये मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल है। पल्स क्या है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, यहाँ से ब्लड जो है आगे दिया, क्योंकि यहाँ से ही फोर्सफुली ब्लड आता है। जितना अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी को मतलब बॉडी को सप्लाई करना है, वो सारा का सारा ब्लड आपका कहाँ से आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है। ठीक है, समझ गए। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही यहाँ का ब्लड, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड आपके किस में आ गया, आपके आयोटा में आ गया। ठीक है, कहाँ पे आ गया, आपके आयोटा में आ गया। एक सेकेंड, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी ये आयोटा निकल रहा है, और यहाँ से जब भी आपका ये ब्लड जाएगा, तो जितना फोर्स से ये ब्लड जाएगा, तो वो जो आयोटा की आर्टरी है ना, वो एक बार तो एक्सपेंशन होगी, फिर वापस से रिकॉइल हो जाएगी। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसा थोड़ी ना कि बार बार ब्लड भेजता रहेगा, है ना, कुछ टाइम के लिए ये रिलैक्स भी होता है। सेम ऐसे ही क्या हो जाएगा, सेम इसका भी यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, रिकॉइल होगा, एक्सपेंशन होगा, रिकॉइल होगा, एक्सपेंशन होगा, रिकॉइल होगा। तो जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल, जब भी आपका लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, और उस कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉइल और एक्सपेंशन हो रहा है किसका, आर्टरी का, इसी को हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। तो पल्स का मतलब ये है कि जो धक्का मार रहा है,
क्या आपका जो ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब आपको ब्लड दिया और उस ब्लड ने आयोटा की आर्टरी है जो आयोटा की, उस पर धक्का मारा, और वो धक्का मार के वो कितनी फील हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आप अलग अलग डिफरेंट साइड से आप जब पल्स असेस करते हो, तो आपको हर जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि ब्लड जो है वो पुश कर रहा है ना। ऐसा अगर आप रेडियल आर्टरी से फील करो, चाहे आप कैरोटिड आर्टरी से फील करो, आपको ऐसा लगेगा ब्लड जो है वो धक्का मार रहा है ना, पुश कर रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर की बात करूँ ना, तो यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ पे होता है, वो कितना यहाँ पे इन वॉल पे कितना प्रेशर डाल रहा है ना, वो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। तो पल्स क्या है, ऑल्टरनेटिव रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉइल। अब ये जो एक्सपेंशन एंड रिकॉइल है, ऐसा थोड़ी ना है कि अभी हार्ट ने पुश किया, ब्लड दिया और फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। वो हमारा रिदमिक चलता है पल्स, है ना, रेट और रिदम बिल्कुल आराम से चलता है। मतलब अगर ये वैसे मान लो, अगर ये आपका 0.1 सेकंड में आई है ना, तो अगली भी आपकी 0.1 सेकंड में ही आएगी, है ना। तो ये सेम चलता है, ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की, हमने यहाँ पे पल्स की बात की। ये है आपका ये है आपकी सेकंड इंटरकोस्टल मिड क्लेविकुलर लाइन, और ये है आपकी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको ये यहाँ पे जो साउंड सुनाई देगी एपेक्स ऑफ हार्ट पे, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा मिड क्लेविकुलर लाइन पे आप एपिकल पल्स जो है वहां पे सुन सकते हैं, ठीक है। इमेज में आपको एक बार दिखा देती हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या है इसके अंदर, आपकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारी क्या होती है, पल्स होती है, एपिकल पल्स होती है, ठीक है। तो एडल्ट की, अगर हमने एडल्ट की बात कर ली, तो एडल्ट में तो हमने देख लिया कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हम ले सकते हैं। अगर बात किसकी करते हैं, चिल्ड्रन की करते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन को हम करते हैं फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। और अगर प्रेगनेंसी की करते हैं, प्रेगनेंसी में करते हैं, तो प्रेगनेंसी में भी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में करते हैं। लेकिन जो आपका ये क्या होता है, लेटरल साइड होता है मिड क्लेविकुलर लाइन से, मिड क्लेविकुलर लाइन से जो लेटरल साइड होता है, ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर थोड़ा सा हल्का सा अलग होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी हम एपिकल पल्स एडल्ट की ले रहे हैं, या फिर हम एपिकल पल्स बच्चे की ले रहे हैं, या एपिकल पल्स हम प्रेगनेंसी में ले रहे हैं, तो उनकी साइड अलग अलग होती है एपिकल पल्स की, ठीक है। तो हमारी एडल्ट में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। अगर हम बात करेंगे चिल्ड्रन की, तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, तो मतलब मिड क्लेविकुलर लाइन है, लेकिन थोड़ा सा मिड क्लेविकुलर लाइन से थोड़ा सा साइड में, ठीक है। और अगर हम प्रेगनेंसी की बात करेंगे, तो इस मिड क्लेविकुलर लाइन के 2.5 सेंटीमीटर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लेते हैं किसकी, प्रेगनेंसी की, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ पल्स की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू रेट, अगर हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रेट देखते हैं, तो नॉर्मल पल्स का जो रेट होता है वो हमारा 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। टेकिकार्डिया हम जब बोलते हैं, जब हमारा जो रेट है पल्स का वो 100 से ज्यादा हो जाए। ब्रेडिकार्डिया जब भी हमारा रेट जो है 60 से कम हो जाए। अकॉर्डिंग टू रिदम की अगर हम बात करेंगे, रिदम मैंने बोला कि जितनी पहली सेकंड में पहले जितनी में आई थी, उतनी ही हमारी नेक्स्ट हमारी सारी की सारी उतनी ही सेकंड में आएगी। इसको हम बोलते हैं रिदम। रिदम के अकॉर्डिंग हमारी एक होती है रेगुलर पल्स, जो हमारे इक्वल इंटरवल पे आएगी। एक होती है हमारी इरेगुलर पल्स, जो कि हमारे अनइक्वल इंटरवल पे आएगी, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन। तो एट्रियल फिब्रिलेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में हमारी पल्स कैसी होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन में हमारी पल्स ऐसी होती है, ठीक है। तो इनके बीच का जो, अगर आप एक तो आप क्या करोगे, एक मिनट, एक तो आप इस वाली पल्स की देखो, इस वाली पल्स का आप आराम से जो है यहाँ पे जो इंटरवल है आएगा वो मेजर कर सकते हो। लेकिन जो ये एट्रियल फिब्रिलेशन का जो इंटरवल है ना, ये आप मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम किसके ऊपर जाएंगे, अगर हम जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिदम, तो इसमें रेगुलर पल्स होगी, और एक होती है इरेगुलर पल्स, जिसमें हमारे अनइक्वल इंटरवल्स आएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। एक होती है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, क्या होती है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कि कितना ब्लड है। अब देखो, अगर अच्छा ब्लड होगा आपकी बॉडी में, कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो आपको जो पल्स फील होगी वो बहुत अच्छे से फील होगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी में हाइपोवोलेमिया हो जाए, या ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो बीपी कम होने के बाद, हाइपोवोलेमिया कम होने के बाद, यहाँ पे जब फील करोगे ना पल्स, वो थ्रेडी पल्स फील करोगे। तो वॉल्यूम के हिसाब से अगर हाइपोवोलेमिया है तो थ्रेडी पल्स होती है, वीक पल्स होती है, ठीक है। और एक नॉर्मल पल्स होगी, एक थ्रेडी और वीक पल्स होती है, एक बाउंडिंग पल्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम के हिसाब से बात करेंगे, तो नॉर्मल पल्स, जो कि हमारी सबकी नॉर्मल पल्स आ रही है, एक वीक और थ्रेडी पल्स होती है, वो किस में आएगी, लो वॉल्यूम में आएगी, जब आपकी ब्लीडिंग डिसऑर्डर या ब्लीडिंग वगैरह होगी। बाउंडिंग पल्स के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, तो प्रेगनेंसी में आपको बाउंडिंग पल्स जो है दिखाई देंगी, ठीक है।
अगर कैरेक्टर के हिसाब से बात करते हैं स्पेशल पल्स, जैसे कि डाइक्रोटिक पल्स। डाइक्रोटिक पल्स का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप फील कर रहे हो, लेकिन एक ही आप फीलिंग में आपको दो पल्स सुनाई दे रही है, उसको हम बोलते हैं डाइक्रोटिक पल्स। ठीक है। डबल बीट पर साइकिल, भाई एक साइकिल के अंदर एक साइकिल चला, उस एक साइकिल में अगर दो बीट सुनाई दे रही है तो उसको हम बोलते हैं डाइक्रोटिक पल्स। एक होती है आपकी वोटर हैमर पल्स। वोटर हैमर पल्स में क्या होती है, वोटर हैमर पल्स में जैसे कि ये वाली जो पल्स आई ना, वो एकदम से बड़ी आएगी, लेकिन वो सडन कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो। एक पल्स ये है आई, एक पल्स ये है आई आई, ठीक है। लेकिन वोटर हैमर पल्स में आपकी कैसी पल्स आएगी, वोटर हैमर पल्स में एकदम से सडन सडन पल्स आएगी, लेकिन वो एकदम से ऐसे ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वोटर हैमर पल्स, जो कि सडन स्ट्रॉन्ग राइज और कोलैप्स, एकदम से आई लेकिन कोलैप्स हो गई, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोटर हैमर पल्स। ये किस में देखने के लिए मिलता है, आयोटिक रीगर्जिटेशन में। किस में देखने के लिए मिलता है, आयोटिक रीगर्जिटेशन में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि पल्स आई, सडन आई लेकिन एकदम से कोलैप्स हो गई, उसको हम बोलते हैं आयोटिक रीगर्जिटेशन। एक होता है, देखो एग्जामिनर ज्यादातर इसमें से पूछता है। ठीक है, डाइक्रोटिक पल्स क्वेश्चन आया हुआ है, वोटर हैमर पल्स क्वेश्चन आया हुआ है, पल्सस ऑल्टरनेंस जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो पल्सस ऑल्टरनेंस का मतलब है अल्टरनेटिंग स्ट्रॉन्ग एंड वीक बीट। मतलब इसमें क्या है कि पल्स आएगी, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पल्स आएगी, दूसरा वीक पल्स आएगी, एक स्ट्रॉन्ग पल्स आएगी, दूसरा वीक पल्स आएगी। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव एक स्ट्रॉन्ग और वीक पल्स जो चलता है ऑल्टरनेटिव, उसको हम बोलते हैं पल्सस ऑल्टरनेंस। क्या बोलते हैं, पल्सस ऑल्टरनेंस। ठीक है, एक होता है पल्सस पैराडॉक्सस। पल्सस पैराडॉक्सस का मतलब होता है पल्स क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं। क्या होती है, पल्स जो है जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं तो पल्स क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है पल्स, क्यों, क्योंकि अगर मान लो आपके जो लंग्स है वो इतना ज़्यादा इन्फ्लेट कर रहे हैं इंस्पिरेशन के टाइम पे कि आपका हार्ट के ऊपर क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो हार्ट उतना डायस्टोल नहीं हुआ। हार्ट अगर उतना डायस्टोल नहीं हुआ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है, वैसे तो थोड़ा बहुत अमाउंट जो है कार्डियक उसका फर्क पड़ता है। तो ये देखो, ये है आपके लंग्स, और इस लंग्स के यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब भी आप इंस्पिरेशन करोगे, तो इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होगा, लंग्स और ज्यादा फूलेंगे, और लंग्स फूलेंगे तो लंग्स किस पे प्रेशर डालेंगे, आपके हार्ट पे प्रेशर डालेंगे। तो इंस्पिरेशन के टाइम पे अगर यहाँ पे जो है पल्स अगर गिर जाती है, पल्स डिक्रीज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पल्सस पैराडॉक्सस। ठीक है, क्या बोलेंगे, पल्सस पैराडॉक्सस। समझ में आ गया। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है इंस्पिरेशन के टाइम पे अगर ऐसा हो रहा है तो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइट की अगर हम बात करते हैं तो हमारी रेडियल पल्स होती है। रेडियल पल्स के लिए अगर आपसे पूछे कहाँ से लेंगे, तो ये जो हमारे फोर आर्म होती है इसके इनर एस्पेक्ट से हम यहाँ से लेते हैं। कैरोटिड पल्स हम कहाँ से लेते हैं, जो हमारी ट्रैकिया है और जो हमारा स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल्स है उसके बीच में एक फोसा होता है। ठीक है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल्स के बीच में और हमारी रेस्पिरेटरी यानी कि ट्रैकिया के बीच में एक फोसा होता है। वहां पे अगर हम हल्का सा प्रेस करके देखते हैं तो वहां पे हमारी कैरोटिड पल्स होती है। ब्रेकियल पल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो ये फोसा होता है, ठीक है, एंटीक्यूबाइटल फोसा होता है ये वाला, तो एंटीक्यूबाइटल फोसा पे हम कौन सी पल्स लेते हैं, हम ब्रेकियल पल्स लेते हैं। ठीक है, फिमोरल पल्स हम फिमोरल साइड से लेंगे, सबको पता है, जहाँ पे हमारा इंग्युनल रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं फिमोरल रीजन। ठीक है, पॉप्लिटियल जो होता है, जो हमारा नी होता है, घुटना होता है, घुटने के पीछे वाला जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं, जो पॉप्लिटियल फोसा हम बोलते हैं, वहां से हम ये पल्स ले सकते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर टीबिया यानी कि टीबियल जो हमारी टीबिया बोन है उसके पीछे से हम जब लेते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर टीबियल। डोर्सैलिस पीडियस होता है, जैसे ये आपका पैर है, ठीक है, ये ग्रेड 2 है, ये फर्स्ट 2 है, आपके पैर का ये अंगूठा है जो है, और ये आपका फर्स्ट 2 है। इन दोनों के बीच में जो एक्सटेंशन टेंडनाई होते हैं ना यहाँ पे, इसके बीच में जो हम पल्स लेते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं डोर्सैलिस पीडियस। ठीक है, टेम्पोरल मैंने आपको बताई थी, टेम्पोरल पल्स हम जो है हम टेम्पोरल रीजन से लेते हैं, और एपिकल पल्स जो लेते हैं वो हम लेते हैं हमारे 5th इंटरकोस्टल स्पेस से, मिड क्लेविकुलर लाइन से। ठीक है, समझ में आ गया। गुड इवनिंग पूजा बेटा। चलिए, तो ये हमारे पल्स के टाइप थे और हमने यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें देख ली। इसमें हमारे किस किस के टाइप यानी कि कौन कौन से टाइप होते हैं फीवर के। सबसे पहले अगर मैं ड्यूरेशन की बात करती हूँ तो इसमें आता है, एक तो होता है अगर फीवर जो है वो 7 दिन से कम है, जिसको हम एक्यूट फीवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर वो 7 से 14 दिन के बीच में आया है फीवर, उसको हम सब एक्यूट फीवर बोलते हैं। अगर ये हमारे 14 दिन से ज्यादा दिन फीवर रहा है उसको हम बोलते हैं क्या,
उसको हम बोलते हैं वहां पे क्रोनिक फीवर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू डिग्री की बात करते हैं तो लो ग्रेड डिग्री होती है, मॉडरेट होती है, हाई ग्रेड होती है और हाइपरपैरेक्सिया होता है, ठीक है। रीडिंग आप एक बार याद कर लेना क्योंकि रीडिंग आपको ही रटनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लो ग्रेड फीवर की रीडिंग है हमारी 37.2 से 38 डिग्री सेल्सियस, मॉडरेट फीवर की है 38 से 39 डिग्री सेल्सियस और हाई ग्रेड की है 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर यही टेम्परेचर आपका 41 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे हाइपरपायरेक्सिया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूस फीवर आता है। इसमें टेम्परेचर जो है रिमेन हाई। जब भी हमारे टेम्परेचर के फेजेस की अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर के फेजेस में हमारा, देखो एक ग्राफ बना देती हूँ आपको पता चल जाएगा। हमेशा टेम्परेचर ऐसे बढ़ता है, फिर कुछ टाइम के लिए रहेगा और फिर वापस से क्या हो जाता है, बैक टू नॉर्मल हो जाता है। तो जब भी आपका ये जो नॉर्मल टेम्परेचर था ना, ये जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर था, ये क्या हुआ, मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया, मैक्स जितना हो सकता था हो गया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑनसेट एंड इन्वेजन। इस वाले कंडीशन को हम बोलते हैं ऑनसेट एंड इन्वेजन ऑफ फीवर, इन्वेजन ऑफ फीवर, ठीक है। इन्वेजन ऑफ फीवर कि यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर था और वो कहाँ पहुंच गया, मैक्सिमम तक पहुंच गया। उसके बाद जो ये मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा है ना, वो कुछ टाइम के लिए स्टे रहा, मतलब कुछ टाइम के लिए उतना ही रहा जितना टेम्परेचर हुआ था। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फास्टिजियम। क्या बोलते हैं, फास्टिजियम और स्टेडियम भी हम इसको बोल सकते हैं। और ये जो है जब वापिस से जो मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचा था, वापिस से जब ये नॉर्मल होता है, बैक टू नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं डेक्लाइन। क्या बोलते हैं, डेक्लाइन और डिफरवेंसेस। क्या बोलते हैं, डेक्लाइन और डिफरवेंसेस। तो इसी का जो टाइप था, जो क्राइसिस और लाइसिस जो टाइप है ना, वो हमारा इसी का टाइप है, डेक्लाइन और डिफरवेंसेस का। तो अगर ये जो बैक टू नॉर्मल टेम्परेचर हुआ है वो अगर सडन हुआ है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने बोल दिया कि क्राइसिस हो गया, ठीक है। क्या बोल दिया, क्राइसिस। और अगर ये ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ है, ग्रेजुअली डिक्लाइन हुआ है, तो हमने उसको बोल दिया लाइसिस। क्या बोल दिया, लाइसिस, ठीक है। और फिर बाकी आपको मैंने बता दिया है कि ट्रू क्राइसिस और यहाँ पे जो है फॉल्स क्राइसिस में क्या डिफरेंस था। अब इसमें देखो, कॉन्टिन्यूस फीवर में टेम्परेचर आएगा, वो रहेगा हाई डिग्री टेम्परेचर पे रहेगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना टेम्परेचर मॉर्निंग में ज्यादा होता है, इवनिंग में कम होता है। तो इसमें जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होगा, मॉर्निंग का जो टेम्परेचर होगा और इवनिंग का जो टेम्परेचर होगा ना, इसके जो बीच में डिफरेंस होगा वो लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कॉन्टिन्यूस तो रहेगा, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के जो बॉडी का टेम्परेचर रहेगा वो डिग्री में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा, ठीक है। वेरिएशन इन 24 आवर्स। एग्जाम्पल है टाइफॉइड, रेमिटेंट फीवर। और हमारा जो है इसमें सेकंड जो हमारा टाइप है, ठीक है, ये जो नेक्स्ट हमारा टाइप है जिसको हम बोलते हैं रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर में हमारा बस इतना ध्यान रखना है कि जो मॉर्निंग और इवनिंग का जो बॉडी टेम्परेचर आएगा ना, उसमें 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस का जो है डिफरेंस आएगा। कॉन्टिन्यूस में 1 डिग्री से कम, ये की पॉइंट है, ठीक है, ये वाला की पॉइंट है, लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस। और ये हमारा 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा रेमिटेंट के अंदर और फ्लैक्चुएट होता रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। पहले सिर्फ इतना ही पूछते थे कि ये बताओ रेमिटेंट फीवर है कि कंटिन्यूअस फीवर है कि इनवर्स फीवर है, क्यूटिडियन फीवर है, लेकिन अब ये पूछ सकते हैं कि किस बीमारी में होगा। तो आपको याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूअस फीवर जो होगा वो आपके टाइफॉइड के अंदर या फिर हमारे किस में होता है, टाइफॉइड फीवर में, ठीक है। और रेमिटेंट फीवर किस में होता है, रेमिटेंट फीवर होता है आपका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर। एक होता है आपका इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा और रिटर्न्स टू नॉर्मल होता रहेगा डेली, मतलब टेम्परेचर आया, मॉर्निंग में बढ़ा और वापस से नॉर्मल हो गया, ठीक है, बैक टू नॉर्मल। ये होता है हमारा इंटरमिटेंट फीवर, ठीक है। और ये नॉर्मली किस में होता है, मलेरिया के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो मलेरिया में फीवर आएगा और वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। एक होता है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग में क्या आएगा कि फीवर आज आया, 2 दिन नहीं आया, पर तीसरे दिन फिर आ गया, फिर 2 दिन नहीं आया, फिर चौथे दिन आ गया, तो ये आता है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर में फीवर के एपिसोड आएंगे विद फीवर फ्री इंटरवल, कुछ इंटरवल के बाद आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में इसमें हमारा बोरीलिया इन्फेक्शन आ गया। और एक है हमारा हेक्टिक फीवर। हेक्टिक फीवर में हाई स्पाइक पे आएगा, मतलब फीवर आएगा लेकिन इतना ज़्यादा आएगा कि वहाँ पे क्या हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो हेक्टिक फीवर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई स्पाइक फीवर जाता है विद चिल्स एंड स्वेटिंग, ठीक है, विद चिल्स एंड स्वेटिंग, लेकिन राइगर नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना, हेक्टिक फीवर राइगर नहीं है। राइगर फीवर अलग होता है और हेक्टिक फीवर अलग होता है, बस इसमें हाई स्पाइक पे जाएगा विद चिल्स एंड स्वेटिंग, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि सेप्टिसेमिया में ऐसा होता है,
है, ठीक है। एक होता है आपका स्टेप लैडर फीवर। स्टेप लैडर फीवर में ग्रेजुअली डेली राइज होगा टेम्परेचर, एग्जाम्पल वही मैंने आपको बता दिया, टाइफाइड है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू कॉज की अगर मैं बात करती हूँ तो इन्फेक्शन में भी होता है, इन्फ्लामेशन में भी होता है, मैलिग्नेंट फीवर होता है, ड्रग इंड्यूस्ड फीवर हो सकता है, साइकोजेनिक हो सकता है, ठीक है। और ये स्पेशल टाइप के हैं, ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। तो ये याद रखना कि जो आपका पेल एब्स्टीन फीवर है वो आपका होडकिन लिम्फोमा में आएगा, ठीक है। एक न्यूट्रोपेनिक फीवर होता है और एक आपका फैक्सिशियस फीवर होता है जो कि आर्टिफिशियल फीवर के नाम से जानते हैं। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी है, ठीक है। वाइटल साइन में आज काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगर कुछ और बचे होंगे इंपॉर्टेंट लगेंगे तो वापस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस आप लोगों को लाइव जो है डेली आना है, डेली क्लास के साथ जुड़ना है और क्लास को लाइक शेयर करना है और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तुम लोगों के पास टाइम हो चाहे ना हो, कमेंट जरूर कर देना क्लास का, लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो इतना तो हक बनता है आप लोगों को बोलने का। तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक